अब देखो कैसे ऑप्टिक्स का बहुत प्यारा सा इमेज फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इमेज फॉर्मेशन ये बोल क्या रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, रियल होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, अब पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थोड़ा सा देखो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कनकेव मिरर की जब बात करें, कनकेव मिरर कनकेव मिरर का क्या होगा आपका, कनकेव मिरर का अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर वाला क्या होगा पोर्शन शेडेड होगा। तो यहां से ये आपका मिड पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, पोल, फोकस जहां पे रेज कन्वर्ज करे या जहां से डाइवर्ज करे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब याद रखो अगर हम सबसे पहला केस लेते हैं इन्फिनिटी से, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का कहने का मतलब होता है बहुत दूर है, ये मत आप समझ लीजिएगा कि इन्फिनिटी मतलब पता ही नहीं, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब मैथ से अलग है, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर है, ये मिरर है तो मिरर से बहुत दूर पे रखा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट आती है तो उसकी जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है आपका फोकस पे, तो मैं इमेज जहां बन रही है वहां पे डैश से रिप्रेजेंट कर, तो फोकस पे आपका क्या बनेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा फोकस पे। जब अब देखो बियॉन्ड सी, अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इमेज को ऑब्जेक्ट को लेके मिरर के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम जाएंगे इधर की ओर, याद रखिएगा इमेज जो होगा मिरर से दूर फॉर्मेट करेगा, इमेज मिरर से दूर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सब लोगों को। तो पहला, दूसरा केस क्या है कि देखो बियॉन्ड सी पे, सेकेंड केस बियॉन्ड सी, इसको बोला जाता है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी पे पहले। अब यहां पे जब इमेज का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो बनती है सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी, तो याद रखिएगा बियॉन्ड सी पे कहीं इसके यहां पे इमेज देखने को आपको मिलेगा, इस एरिया में आपको सेकंड इमेज देखने को मिलेगा, और ये इमेज होगा कैसे, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। अब तीसरा, अब जैसे आ जाओ सी पे, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, तो इस केस में इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, जैसा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी, याद रखिएगा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो कहां पे, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो सेम होगी, मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 होगा, इस केस में -1 होगा, 1 माइनस का मतलब एक इन्वर्टेड है और एक आपका ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर, सिंपल। इसमें देखोगे अब आगे और मूव करो, बीच में कहीं पे आ जाओ, तो जब जैसे ही बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आओगे सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज क्या बनेगा, बियॉन्ड सी, कहीं बियॉन्ड सी देखने को मिलेगा। चौथा, चौथा अब फोकस पे ही लेके आ जाओ, तो जब फोकस पे लेके आओगे तो इमेज बन जाएगा कहीं और दूर, इनफाइनाइट, कहीं और इन्फिनिटी पे, आपको इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी पे बनेगा।
अब सबसे मजेदार बात, जब और मिरर के बहुत पास लेके चले गए ऑब्जेक्ट को, जब मिरर के बहुत पास लेके चले जाओगे तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो इमेज बनेगा मिरर के उस साइड बनेगा, इस साइड पे नहीं बनेगा। तो उस साइड पे बनेगा, कहां बनेगा उस साइड पे? तो उस साइड पे आपको जो मिरर इमेज बनेगा वो इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। कैसा नेचर होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये जो इमेज था, ये जो 5 इमेज बने हैं, ये 5 इमेज कैसे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और छठा वाला जो है, सिक्स्थ वाला जो है आपका, वो ये सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा? ये जो इमेज बनेगा सिक्स्थ वाला, वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा, याद रखिएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कनकेव मिरर, सबसे पहले कंडीशन दिया कनकेव मिरर, ठीक है। फिर बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें जो कि रियल बनाए, इमेज इन्वर्टेड बनाए और सेम साइज का बनाए। तो आप बता दीजिए देख के। तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा। कैसा? इन्वर्टेड और रियल, मैग्निफिकेशन -1। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कनकेव मिरर के केस। तो चलिए क्वेश्चन के पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या बताना है? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। अब सबके सब बता दोगे तो बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कहां पे? सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखोगे तो आपका बनेगा सेम साइज का। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिएगा, एक कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल जो घूमने का दौरान जो एक फोर्स आती है, जो फोर्स इसको गोल गोल घुमा रहा होता है, उसी को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इधर की ओर फोर्स लगा रही होगी, इसको इधर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर की ओर फोर्स, ताकि वो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ से भटके नहीं। सर्कुलर पाथ में ही रहने के लिए जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, पहला ऑप्शन दिया है टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, दूसरा फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तीसरा इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगला यहां पे बोल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का
फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रही है तो इधर की अपोज करता है, जो ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करे ना, और ये कांटेक्ट में होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो ये कांटेक्ट फोर्स है, यानी दो चीज जब कांटेक्ट में रहेगी तभी ये लगेगी, पहला कंडीशन। एक बार बीपीएससी ने ही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, और वो ऑप्शन दे दिया था, एक फ्रिक्शनल फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स, और एक दे दिया था कुछ ऐसे ही अलग सा कोई एक फोर्स दे दिया था। तो याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स मतलब कोलिजन वाला, कोलिजन होने के बाद जो, तो ये दोनों फोर्स आपके कंटैक्ट फोर्स होते हैं। और भी चीज है कंटैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका कंटैक्ट फोर्स ही है। जब ऑब्जेक्ट लगेगा, आपस में कंटैक्ट होगा, तभी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से कंटैक्ट फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है दूसरे पे, तो दूसरा इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, वही अपोजिशन को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे जब अपोज है, मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक तरह से एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी। मान लो ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है सरफेस पे, तो काइनेटिक एनर्जी, जो आपका मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, उस दौरान जो उस पर लगने वाली जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, और इसमें से जब देखोगे आप हाथ पे ही ऐसे घसते हुए जाओगे तो एक हीट का फीलिंग आएगी, गर्मी का, गर्माहट का, हीट का। तो ये हीट एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसको अपोज कर रहा है, जाने से रोक रहा है। इस कारण इस दौरान जो कन्वर्जन हो रहा है, किसका कन्वर्जन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। किस में हो रहा है, आपका हीट एनर्जी में हो रहा है। तो उसी ये को यही पूछा है आपका सिंपल सा फंडा, which of the following energy changes involves frictional force। पहला पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, दूसरा केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तीसरा काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। मोशन के दौरान होता है, तो मोशन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल रियल लाइफ क्वेश्चन पूछा है। एक गोलकीपर है, इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal, this enables the goalkeeper। ये इसको किस लिए, अब ये इसको मैं सिंपल सा इसमें बोलूँ ना, आप लोग सब क्रिकेट तो देखे ही होंगे। क्रिकेट में क्या करता है, कोई अगर बॉलर, ये फील्डर है, कैच करने के लिए बॉल को कैच करके हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर लेके आता है। क्यों लेके आता है, ताकि उसके ऊपर जो फोर्स लगे उस फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाए, यानी कंटैक्ट जो होगा वो बढ़ाना चाहता है, इंपल्स को बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ कंटैक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, और इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए, याद रखिएगा, मोमेंटम को चेंज करने के लिए यानी डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज अगर कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लार्ज अमाउंट ऑफ, आप इंपल्स बोलोगे सर क्या है, बहुत ही ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगे, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कम टाइम के लिए लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसी को इंपल्स बोलते हैं। तो जब कोई अगर चाहे गोलकीपर हो या फील्डर हो, ये जो हाथ को पीछे लेके आते हैं ताकि उनको जो फोर्स का जो इम्पैक्ट हो हाथ पे वो कम लगे, और ये इम्पैक्ट कम होने के लिए क्या होता है, मोमेंटम को कम करना चाहते हैं। चेंज इन मोमेंटम को चेंज करना, मतलब चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए वो हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेके आते हैं। बॉल को पकड़े, पीछे लेके आए, गोलकीपर बॉल को पकड़ रहा है, पीछे लेके हाथ को आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहां पे एक चीज है, ए बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। बस एक सीधे रास्ते में चल रही है एंड टेक्स ए शार्प टर्न टू द राइट साइड सडनली। मान लो ऐसे चल रही है चल रही है चल रही है, एकदम से घूम गई। जब एकदम से घूमेगी तो आप लोग सिंपल प्रैक्टिकल, हर कोई बस में बैठा है, हर कोई बस में बैठा है, जब बस राइट टर्न लेती है तो आपकी बॉडी, जब आप इसके अंदर बैठे हुए होते हो, किधर की तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्ट की तरफ। अगर बॉडी बस जो होती है लेफ्ट की तरफ टर्न लेती है सडन, अच्छे खासे स्पीड से है, 60-70 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है चल रही है, एकदम से टर्न ले ली लेफ्ट, तो कैसे आप लोग यूं, अगर लेफ्ट टर्न लेगी तो बॉडी यूं राइट, अगर ऐसे टर्न ले रही है तो आपकी बॉडी यूं होगी। तो याद रखिएगा, अगर राइट टर्न लेती है बस तो बॉडी लेफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है। और जब आपका ऑब्जेक्ट या बस आपकी लेफ्ट की तरफ मूव करती है, तो सडन टर्न लेती है, तो आपकी बॉडी किधर बेंट होगी? राइट की तरफ। ये हर कोई एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि कहाँ की, किधर की ओर टर्न ले रही है बॉडी? राइट की तरफ, वो भी सडनली। तो बेंट किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। ये क्या है, कौन सा कंसेप्ट है, किसके ऊपर? इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है? इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना चेंज को अपोज करे। रेस्ट में है तो इसको अगर आप मोशन में लाना चाहोगे तो ये अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसको आप अगर रेस्ट में लाना चाहोगे तो अपोज करेगा। ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस इज इनर्शिया। ठीक है, तो ये इनर्शिया का कंसेप्ट है। इसके ऊपर ये भी पूछ सकता है आगे कि अगर आप बैठे हो, बस रुकी हुई है, आप बैठे हो, बस अचानक से चली, तो आपकी जो अपर पोर्शन है वो किधर की तरफ, आगे की तरफ बेंट होगी या पीछे की तरफ? तो याद रखना, जब बस आपकी बैठी मतलब खड़ी है, रेस्ट पे है, आप बस के अंदर बैठे हो, बस अचानक से चली, तो आपकी बॉडी को जो झटका मिलेगा पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई चीज में चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, मान लो कोई बस में चल रहे हो, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगाया उसने, सडन ब्रेक लगाए, तो आपकी बॉडी किधर की ओर मूव करेगी? बॉडी आपकी आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन है कंसेप्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होता है ना, कोई भी आपका जो व्हील्स हैं इसके बीच में बीच मेटल्स को रखते हैं, इसको बोला जाता है बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड। ये सिंपल सा फैक्ट है कि बॉल बियरिंग्स को जो यूज किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को कन्वर्ट करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन को कन्वर्ट किया जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में, उसको बॉल बियरिंग्स के यूज करते हैं इसके लिए। मतलब वन फॉर्म ऑफ friction is converted to another form. अगला, which of the following photoelectric device is most suitable for digital application? डिजिटल एप्लीकेशन के लिए, ये सब आप लोग सुनते हो, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात कर रहे हैं? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो डायोड। फोटो डायोड जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए यूज करते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस ऑफ साउंड, देखो ये बोलते हैं ना कि इसकी आवाज पतली है, इसकी आवाज भारी है, ये बोला जाता है ना, तो वही श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस के लिए याद रखना, श्रिलनेस ऑफ साउंड के हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ वाली जो आवाज होती है वो श्रिलनेस बताती है। अगर लो फ्रीक्वेंसी हो गई, लो फ्रीक्वेंसी प्लस हाई वेवलेंथ या मोर वेवलेंथ, हाई अच्छा है मोर लिखना, मोर वेवलेंथ,
इस केस में जो आपकी वॉइस होती है डीपर होती है, भारी, ठीक है। तो श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ, इसमें समझ में आया। हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ श्रिलनेस बताता है, पतली आवाज, लो फ्रीक्वेंसी मोर वेवलेंथ डीपर आवाज, भारी आवाज। अगला नेक्स्ट है कि बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा, ये सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इन ए म्यूजिकल कंसर्ट ए sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably by doing so in adjusting। ये जो एडजस्ट करता है ना, जो म्यूजिशियन होता है जो आपका, वो क्या करता है, ये आपका जो टेंशन प्लक ये सब को जो एडजस्ट इसलिए करता है ताकि आसपास के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सी इज द राइट आंसर। ये एडजस्ट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मिलाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगला, अब देखो ये अच्छा सा कंसेप्ट पूछा है कि बोला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of white horse। एक देखो, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस पे क्या किया गया कि ब्लैक स्ट्रिप यूज कर लेते हैं। देखो ब्लैक स्ट्रिप बोला है कन्वेक्स लेंस पे रख दिया, रखा गया है, ठीक। तो इस पे ब्लैक स्ट्रिप बना दिया है। अब क्या बोल रहा है, पेंट कर दिया गया ब्लैक स्ट्रिप, ब्लैक कलर का। अब कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है, अब इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स, अब क्या होगी, लाइट जो पास होगी, ये व्हाइट से तो लाइट पास नहीं होगी, ब्लैक कलर क्या करेगा, ब्लैक कलर जो होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको अपने से आगे जाने नहीं देगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने से आगे नहीं जाने देगा। अब जो लाइट है, जो बच गया है, लाइट इधर से जाएगी, अब इससे जाएगी लाइट, तो अब तो लाइट जो पहले जितना जा सकती थी बिना पेंट के, अब पेंट करने के बाद जाएगी, उससे तो अब कम हो गई। तो इमेज फॉर्मेशन होगा, व्हाइट हॉर्स का इमेज फॉर्मेशन होगा, नो डाउट। आप ये नहीं बोल सकते कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, या आप ये नहीं बोल सकते कि इमेज हॉर्स के ऊपर व्हाइट ब्लैक स्ट्रिप आ जाएंगे, ये भी नहीं। और ये भी जो ऑप्शन देखो कैसे कैसे बोल रहा है, एक हॉर्स नहीं, हॉर्स के जगह पे जेब्रा बन जाएगा, ये कौन सी बात हुई भाई, इमेज बनाना है हॉर्स का, व्हाइट हॉर्स का जेब्रा कैसे बन जाएगा। ऐसे बोल रहा है हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, ये भी गलत है, ये भी आपका, ये भी आपका गलत है। ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, अब देखो लाइट कम हो रही है, कम जा रही है, तो ब्राइटनेस क्या होगा, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी इसकी, ये सही फैक्ट है, ये सही आंसर है। ये नहीं कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी, हॉर्स की ही इमेज बनेगी, व्हाइट हॉर्स की, ऐसी नहीं कि व्हाइट हॉर्स की जगह पे कुछ और ये भी नहीं है कि व्हाइट हॉर्स के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी, नहीं। लाइट जो ब्लैक पेंट किया गया है उससे लाइट पास नहीं होगी, उस पे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज होगी वो कम हो जाएगी, और कोई बात नहीं। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट अब बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो याद रखना
कि इसमें अल्फा रे जो होती है, अल्फा रे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये आपके पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अल्फा रे ही आपके पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी और नहीं। बीटा, गामा, ये कैथोड, ये सब आपके नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका अल्फा रे विल बी द राइट आंसर। तो यही आपको दिया भी गया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, और ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करता है। ठीक है, तो यही आपका आज का ये था सीरीज का। फिर अगले क्लास में एक सेकंड रुक जाइए। अगले क्लास में हम फिर आपको इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए दूसरी सीरीज लेके आएंगे। दूसरा मतलब इसी साइंस सीरीज का दूसरा पार्ट, लेक्चर नंबर 2 इसका कंटिन्यू। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ों में दिक्कतें हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी आपसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोग लाइक करोगे, देखोगे और इसका कुछ ना कुछ कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से अच्छे मेहनत करके आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर लेके आएँ।